Hello, aspirants, and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 4th of December 2023. तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू दोनों की एनालिसिस देखेंगे। तो 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए थे, तो अभी तो 4 स्टेट्स का वर्डिक्ट आ गया है। तो मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर में आपको 4 स्टेट्स के वर्डिक्ट के बारे में ही न्यूज़ मिलेगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पॉलिटिकल न्यूज़ का पार्ट है। तो फॉर बीजेपी इट्स अ विन विन विन। तो एक्चुअली बीजेपी की हैट्रिक हो गई, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान तीनों में ही बीजेपी की मेजॉरिटी है। तेलंगाना में यहाँ पर कांग्रेस आई है, बीआरएस यहाँ पर आउट हो चुकी है। तो हैट्रिक ऑफ विंस इज गारंटी ऑफ हैट्रिक इन 2024 पोल्स, ये सब प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर कहना है। तो ये कुछ भी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कोल फेज आउट इन COP28 प्लेज, इंडिया रीफ्रेन्स फ्रॉम एंडोर्सिंग इट। तो कल हमने देखा था कि एक प्लेज है जो कि ये बात करती है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को ट्रिपल करना है। इंडिया ने इसको साइन नहीं किया था। अब इंडिया ने इसको क्यों साइन नहीं किया था, कल उसके बारे में क्लैरिटी नहीं थी आर्टिकल में, लेकिन आज यहाँ पर बताया गया इंडिया ने इसीलिए साइन नहीं किया था क्योंकि उसमें एक फ्रेज था जो कि ये कह रहा था कि कोल को फेज आउट करना है, फॉसिल फ्यूल से एमिशंस कम करने हैं। इंडिया का ये कहना है कि अभी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, तो उनकी यहाँ पर लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना है, उनकी लाइवलीहुड को सपोर्ट करना है। तो ऐसे में फॉसिल फ्यूल एमिशंस कम करना और कोल में सब्सिडी ना देना, ये सब हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। A reference to coal phase out and suggestion to end fresh investments in coal prevented India from endorsing a renewable energy pledge at the COP28 climate meeting and a mention of the health sector emissions। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर के ऊपर भी एक डिक्लेरेशन है जो कि हमने यहाँ पर साइन नहीं किया। तो ना ही हमने यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है उसको ट्रिपल करना उसको भी साइन नहीं किया, एंड दूसरा यहाँ पर हेल्थ डिक्लेरेशन को भी हमने साइन नहीं किया है। तो प्लेज वॉज मेनली अबाउट ट्रिपलिंग ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाई 2030, समथिंग दैट इंडिया हैड ऑलरेडी बैक्ड एज पार्ट ऑफ द G20 प्लेजिंग। इसको 118 कंट्रीज़ ने साइन किया, लेकिन इंडिया ने साइन नहीं किया। तो इंडिया ने रेपिटेडली इस बात को क्लियर किया है कि हमें कोल की ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इन द नियर फ्यूचर। हम साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन कोल को हम फेज आउट नहीं कर पाएंगे। तो जस्ट अहेड ऑफ द COP28 मीटिंग, फॉरेन सेक्रेटरी ने रीइटरेट किया था सेम लाइन इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली, सेइंग इंडियाज इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इंपैरेटिव्स डिडंट अलाउ फॉर अ सडन अबेंडमेंट ऑफ कोल, जैसा कि डिमांड किया जा रहा है। फिर यहाँ पर हम स्पेसिफिक हेल्थ को भी टारगेट नहीं कर सकते कि यहाँ पर हेल्थ सेक्टर से एमिशंस कम करने हैं, जिसकी वजह से हमने हेल्थ वाला डिक्लेरेशन भी साइन नहीं किया। हाउएवर द टेक्स्ट आल्सो वाज रेफरेंसेस टू कर्बिंग ऑफ एमिशंस फ्रॉम द हेल्थ सेक्टर एंड असेसमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ऑफ द हेल्थ सिस्टम। तो इंडिया ने अपनी पोजीशन को रीआइट्रेट कर दिया कि डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर प्रेशर होना चाहिए कि आपको एमिशंस कम करने हैं, ना कि डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर ये प्रेशर होना चाहिए। और बाकी ये सब कुछ जो होता है, जैसे यहाँ पर ये प्लेज वो प्लेज, इनकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं होती, और कुछ सालों के बाद जिन्होंने ये प्लेज साइन की होती है वो भी भूल जाते हैं। तो सच प्लेजेस एंड डिक्लेरेशंस आर नॉट नेगोशिएटेड डॉक्यूमेंट्स, एंड जिसकी वजह से वो नुआंस नहीं होता है दैट कम्स आउट ऑफ नेगोशिएशंस, जिसकी वजह से इतने बड़े कंट्रीज जैसे कि इंडिया, चाइना उसको साइन नहीं करते हैं। तो इंडिया हैज़ जनरली केप्ट अवे फ्रॉम बिकमिंग अ पार्ट ऑफ सच इनिशिएटिव्स, एंड अगर ऐसे इशूज़ हैं जिसको लेकर हम सेंसिटिव हैं, बिकॉज दे कांट प्रेजुडिस इट्स पोजीशंस एट द क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस। जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसको ट्रिपल करना है, आर एक्सपेक्टेड टू बी टेकन अप वेल विद इन द कॉप प्रोसेस एज वेल, एंड यहाँ पर यही सब बताया गया है। तो अगर जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है इसको ट्रिपल किया जाए बाई 2030, तो 1 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट ऑफ एमिशंस जो हैं ये कम हो सकते हैं टिल 2030। मॉलडीव्स में यहाँ पर नए प्रेसिडेंट आ चुके थे, प्रेसिडेंट मोइजू, एंड ये प्रो चाइनीज़ है, एंड जिसकी वजह से इंडिया से इन्होंने ये कहा था कि जो भी आपके यहाँ पर मिलिट्री प्रेजेंस है आप इसको रिमूव करो। तो इनका ये कहना है कि इंडिया ने अग्री कर लिया है अपने सोल्जर्स को पुल आउट करने के लिए फ्रॉम मॉलडीव्स। तो इंडिया मॉलडीव्स रिलेशन में इस पॉइंट को आप कहीं मैंशन कर सकते हो कि जो इनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि एक्सटर्नल रिलेशंस इनके कैसे होने वाले हैं, कौन से कंट्री के साथ। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। लेसन्स फ्रॉम एमपी तेलंगाना, रेवड़ी इज हिट एंड मिस इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी। तो बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी थी ये सब कुछ हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रैंड मास्टर का टाइटल कैसे मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है ग्रैंड मास्टर का टाइटल कैसे मिलता है। एक छोटा सा फैक्ट ये है कि ये जो चेस टाइटल्स हैं जैसे कि ग्रैंड मास्टर टाइटल, ये कौन देता है, तो इट वाज अवॉर्डेड बाय द फ्रेंच नेम है एक फेडरेशन इंटरनेशनल डेस्क एक्ट्रेस, ये यहाँ पर देता है, जो कि स्विट्जरलैंड बेस्ड गवर्निंग बॉडी है इंटरनेशनल गेम की। व्हाट इज ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, तो GS2 में टॉपिक है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, एंड ये रियलिटी क्यों नहीं बन पा रहा है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। तो आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को स्टैब्लिश किया जाए अलॉन्ग द लाइंस ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज। तो जैसे यूपीएससी में हम देखें तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज है, वैसे ही यहाँ पर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का भी स्टैब्लिशमेंट होना चाहिए। आर्टिकल 312
क्लॉज 2 स्टेट्स दैट जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज है इसमें कोई पोस्ट ऐसी नहीं हो सकती जो कि डिस्ट्रिक्ट जज से इन्फीरियर हो। अब डिस्ट्रिक्ट जज क्या होता है, तो डिस्ट्रिक्ट जज कैन इंक्लूड अ सिटी सिविल कोर्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज। एसेंशली जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज है ये जो रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड डिस्ट्रिक्ट जज फॉर ऑल स्टेट्स इसको सेंट्रलाइज करना चाहता है। जैसे कि यूपीएससी सेंट्रल रिक्रूटमेंट प्रोसेस है एंड उसके बाद डिफरेंट कार्डर्स यहाँ पर दे दिए जाते हैं सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को। तो रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस टू द लोअर जुडिशरी हैज बीन प्रपोज टू बी सेंट्रलाइज्ड फॉलोइंग विच इनको यहाँ पर स्टेट्स को असाइन कर दिया जाए। लेकिन स्टेट्स इसके अगेंस्ट हैं। आर्टिकल्स 233 एंड 234 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है विद द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड ये स्टेट्स के डोमेन में है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड कंसर्न हाई कोर्ट करते हैं। बाद में यहाँ पर पैनल ऑफ हाई कोर्ट जजेस इंटरव्यू करते हैं उन कैंडिडेट्स को जो कि एग्जाम के बाद सेलेक्ट होते हैं। ऑल जजेस ऑफ द लोअर जुडिशरी जो डिस्ट्रिक्ट जज तक हैं ये सेलेक्ट होते हैं। एक एग्जाम होता है जिसका नाम है PCSJ और प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जुडिशियल एग्जाम, जिसको कि जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम भी कहते हैं। तो वाई हैज़ द AIJS बीन प्रपोज्ड? अब ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को क्यों प्रपोज किया गया है? तो सेंट्रलाइज जुडिशियल सिस्टम होगा तो जो स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो पे लेवल गैप है ये जो वेरी करता है ये सही हो सकेगा, जो रेम्यूनरेशन है ये सेम हो सकेंगे क्रॉस स्टेट्स, जो वैकेंसीज हैं ये फास्टर फिल हो सकेंगी एंड स्टैंडर्ड ट्रेनिंग हो सकेगी वर्ल्ड वाइड। अ स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सच एज UPSC टू कंडक्ट स्टैंडर्ड सेंट्रलाइज्ड एग्जाम टू रिक्रूट एंड ट्रेन जजेस, इसको डिस्कस किया गया था लेकिन अभी तक ये रियलिटी नहीं बन पाया है। In 1992, the Supreme Court and All India Judges Association versus Union of India directed the center कि आप यहाँ पर All India Judicial Services बनाओ। लेकिन 1993 में इस जजमेंट का रिव्यू होता है एंड कोर्ट ये कहता है कि सेंटर के पास लिबर्टी है कि सेंटर इस इशू के ऊपर इनिशिएटिव लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती है। इन 2017 द SC took suo motu cognizance of the issue of the appointment of the district judges एंड कहा गया कि एक सेंट्रल सिलेक्शन मैकेनिज्म बनाना चाहिए। अब इसको अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? क्योंकि स्टेट्स इसके अगेंस्ट है और अभी तक कोई भी कंसेंसस बिल्ड नहीं हो पाया है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर। तो 2 years लेटर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज एंड द रिव्यू ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ जजेस एंड जुडिशियल ऑफिसर्स एट ऑल लेवल्स वर इंक्लूडेड इन द एजेंडा फॉर द चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड पेज पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्लास्ट इन फिलिपिन किल्स 4 ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है और बाकी यहाँ पर इसराइल एंड गाजा में वॉर चल रही है जो कि हमने डिस्कस करेंगे। हिंदू देख लेते हैं तो बीजेपी स्वीप्स हिंदी बेल्ट, कांग्रेस बैक्स तेलंगाना, जो कि हम देख चुके हैं इंडियन एक्सप्रेस में कि एक्चुअली यहाँ पर MP राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की मेजॉरिटी है एंड कांग्रेस तेलंगाना में आई है। हाईएस्ट केसेस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस मेक दिल्ली मोस्ट अनसेफ फॉर वुमेन। तो यहाँ पर रिपोर्ट रिलीज़ की गई है बाय द NCRB एंड उस रिपोर्ट से हमें पता चला है, रिपोर्ट का नाम है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, कि जो दिल्ली है ये मोस्ट अनसेफ है फॉर द वुमेन। अब इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि हमें ज़्यादा केसेस दिख रहे हैं क्योंकि दिल्ली में ज़्यादा अवेयरनेस है एंड जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा केस को रिपोर्ट किया जाता है। नेशनली डोमिनेंट विद स्ट्रेटजी दैट क्लिक्स। तो बीजेपी यहाँ पर कैसे जीती उसके बारे में, डिसाइसिव विंस बीजेपी की यहाँ पर जीत के बारे में है। इंडिया डिसेबिलिटी इंक्लूजन एंड द पावर ऑफ बाय। तो GS2 में सोशल जस्टिस में डिसेबिलिटी ये टॉपिक आ जाता है। तो डिसेबिलिटी एज एन आइडेंटिटी एंड एंटिटी एग्जिस्ट एट द इंटरसेक्शन ऑफ द मल्टीपल वल्नरेबिलिटी सोशल, इकोनॉमिक एंड जेंडर। तो ग्लोबली 1.3 बिलियन पीपल हैं जो कि डिसेबल्ड हैं, जो कि अप्रॉक्स इंडिया की पॉपुलेशन के बराबर हो गए हैं, जिसमें से 80% डेवलपिंग कंट्रीज़ में रहते हैं, 70% रूरल एरियाज़ में रहते हैं। तो करंट सिस्टम्स आर डिज़ाइन फॉर पर्सन्स विदाउट डिसेबिलिटीज़ एंड जो लोग डिसेबल्ड होते हैं एक्चुअली वो एक्सक्लूड हो जाते हैं, तो उनका सोशल एक्सक्लूजन हो जाता है। तो अगर डिसेबल्ड लोगों को भी इकॉनमी में इंक्लूड किया जाए तो ग्लोबल GDP 3 से 7% तक बढ़ सकता है एज पर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। We believe that everyone has the right to equal treatment and opportunities at work, agnostic कि उनके पास क्या attributes हैं other than the ability to do the job। लेकिन अगर हम देखें तो एक्चुअली जो इकोनॉमिक सिनेरियो है, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो है, वो इस तरीके का है कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए फ्यूअर जॉब्स होती हैं, जो स्टीरियोटाइप्स है वो परपिचुएट होते हैं और उनके लिए बैरियर्स क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से वो लेबर मार्केट को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो ये कॉन्ट्रावीन करता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। रूरल एरियाज में और ज़्यादा चैलेंजेस हैं। तो इन इंडिया द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव वेरियस स्कीम्स फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड अ यूनिक ID फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। फर्स्ट स्टेप ये कि आपको लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंश्योर करनी है कि जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है ये डिसेबल्ड लोगों तक पहुँच सकें। तो कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है कम्युनिटी लीडर्स की जो कि एडवोकेट कर सकते हैं इसके लिए द ग्रास रूट लेवल।
दे आर व्यूड एज ऑब्जेक्ट्स एंड ऑफ चैरिटी, कि आप अगर डिसेबल्ड लोगों को सपोर्ट करो तो चैरिटी की तरह देखा जाता है, ना कि इस तरीके से देखा जाता है कि दे आर द पर्सन विद एजेंसी एंड उनके पास एबिलिटी है टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो आपको बस उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। तो रूरल एरियाज ऑल्सो हैव हाई एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस एंड जिसकी वजह से क्लाइमेट कैलामिटीज बढ़ रही हैं, राइजिंग सी लेवल्स हो रहे हैं, एक्सेस टू क्लीन वाटर रिड्यूस हो रहा है, विद रूरल पीपल एट द फ्रंट लाइन्स ऑफ दीज चैलेंजेस। तो बॉटम अप अप्रोच टू डिसेबिलिटी इंक्लूजन इज क्रूशियल, कि हमें प्रोडक्टिव पाथवेज बनाने की जरूरत है और जिसकी वजह से ये लोग पॉवर्टी से बाहर निकल सकें और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज इनको रिकॉग्नाइज किया जाए एज एक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। फिर यहाँ पर एक इनिशिएटिव की बात की गई है जिसका नाम है स्पार्क, ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो, स्पार्किंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। ऑन रीक्रिमिनलाइजिंग एडल्ट्री, तो अडल्ट्री को एक्चुअली डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था जोसेफ शाइन जजमेंट में। तो अगर हम बात करें अडल्ट्री क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। अडल्ट्री को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था, दो अडल्ट्री एक सिविल ऑफेंस अभी भी है, तो अडल्ट्री के बेसिस पर डिवोर्स लिया जा सकता है, लेकिन अडल्ट्री क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हो सकता। अब ये सब कुछ वापस से न्यूज़ में क्यों आया है, तो आईपीसी, सीआरपीसी इन सबको यहाँ पर रीप्लेस करने की बात की जा रही है। तो ये बिल्स जब पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास गए तो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने सजेशन किया कि अडल्ट्री को वापस से एक क्रिमिनल ऑफेंस बना देना चाहिए। पहले अडल्ट्री जेंडर न्यूट्रल नहीं होता था, लेकिन अब इनका कहना है कि अडल्ट्री को जेंडर न्यूट्रल करके हमें आईपीसी का जो नया वर्जन है उसमें डाल देना चाहिए, भारतीय न्याय संहिता। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, तो इसका फ़ायदा एक्चुअली ये होगा, इनका ये मानना है कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा उसकी सेंक्टिटी है, तो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन को प्रिजर्व करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से जो मैरिज में अगर कोई इनफिडेलिटी कर रहा है तो उसको पनिशमेंट होना चाहिए, तो एक क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए। तो लास्ट मंथ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम ऑफिस एग्जामिनिंग द 3 बिल्स जो कि रिप्लेस करेंगे आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, रिकमेंडेड कि अडल्ट्री को क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए ऑन जेंडर न्यूट्रल लाइंस। दिस कम्स आफ्टर अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज किया था अडल्ट्री को 2018 में, जिसका नाम था जोसेफ शाइन जजमेंट। द कमिटी रीजन दैट अडल्ट्री को क्रिमिनलाइज किया जा सकता है जेंडर न्यूट्रल मैनर में, क्योंकि हमें सैंक्टिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, तो मैरिज के इंस्टीट्यूशन को हमें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऑपोजिशन एमपीज का ये कहना है कि कपल की ये प्राइवेट लाइफ है, कि अगर वो मैरिज इनफिडेलिटी कर रहा है तो ठीक है, उसका मन वो कर रहा है, अगर दूसरे को प्रॉब्लम है तो वो डिवोर्स ले ले, लेकिन एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होना चाहिए। तो व्हाट हैज़ द पैनल रिकमेंडेड इन इट्स 350 पेज रिपोर्ट, कमेटी ने सजेस्ट किया कि अडल्ट्री को रीइंस्टेट कर देना चाहिए एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, लेकिन इसको जेंडर न्यूट्रल बनाना चाहिए। अब बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था तो क्या यहाँ पर वापस से इसको पार्लियामेंट ला सकता है, लेकिन बात यह है कि जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये डिस्क्रिमिनेटरी, तो अगर वो डिस्क्रिमिनेटरी का प्रोविजन हटाकर जेंडर न्यूट्रल बनाकर लेकर आ गए तो शायद यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इंडिया विल नॉट बी बाउंड बाई कर्ब्स ऑन एनर्जी यूज़। तो बेसिकली जो हमने फर्स्ट पेज पर डिस्कस किया था इंडियन एक्सप्रेस में कि हमने क्यों नहीं साइन किया, जो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की प्लेज थी कि इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी को ट्रिपल करना है, एंड हमने हेल्थ डिक्लेरेशन क्यों नहीं साइन किया। तो इंडिया वाइल बीइंग कमिटेड टू एक्सपेंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी विल नॉट बी बाउंड बाई रेस्ट्रिक्शंस ऑन व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी सोर्सेज इट कैन और कांट यूज़। तो अगर हमें कोल यूज़ करना है तो हम कोल यूज़ करेंगे, आप हमें फोर्स नहीं कर सकते कि हमें फॉसिल फ्यूल एमिशंस को कम करना है तो हम यहाँ पर कोल ना यूज़ करें। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 135 चाइनीज बोट्स स्पॉटेड नियर रीफ ऑफ फिलीपींस। तो यहाँ पर एक रीफ मेंशन है जो कि आपको पता होना चाहिए, विट्सन रीफ। अभी ये सारे इश्यूज़ क्यों आते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो चाइना है पूरा साउथ चाइना सी को क्लेम करता है, एंड जिसकी वजह से चाइनीज बोट्स जो हैं ये जो फिलीपींस के पास रीफ है वहाँ पर देखेंगे विट्सन रीफ के आसपास। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, यूपीएससी एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है जिसमें करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है डिटेल में फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस 2024। इसके अलावा पूरा प्रीलिम्स हम कवर कर रहे हैं एंड पूरा मेंस हम कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको ज्वाइन कर रहे हैं तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, एंड पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगी, यहाँ पर सारी डिटेल्स मेंशन है। इसके अलावा अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का स्टार्टिंग पोर्शन चाहिए प्लस नोट्स रिलेटेड टू इंडियन एक्सप्रेस, तो ये भी आप बाय कर सकते हो, ये आपको कॉस्ट करेगा 150 रुपीज़ पर मंथ। एंड अगर आपको हिंदू कोई भी नोट्स चाहिए स्टार्टिंग नोट्स, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। द ट्रांसफॉर्मेटिव बेनिफिट्स ऑफ पॉपुलेशन लेवल जीनोम सीक्वेंसिंग। तो जीनोम सीक्वेंसिंग आइसलैंड ने शुरू किया था, एक प्रोजेक्ट था डीकोड, उसके बाद इंडिया में भी अब जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग के क्या बेनिफिट्स है, अब जीनोम सीक्वेंसिंग की कॉस्ट कैसे कम होती जा रही है, ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो इन द लास्ट डेकेड जीनोमिक्स हैज़ अंडरगॉन अ रिवॉल्यूशनरी शिफ्ट, एंड यहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पर थ्रूपुट इंप्रूव हुआ है और जो कॉस्ट है होल जीनोम सीक्वेंसिंग की रिड्यूस हो रही है, एंड जिसकी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन स्केल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोग्राम्स करना बहुत चीपर हो गया है। तो यूके ने अनाउंस किया है कि 500,000 होल जीनोम सीक्वेंसेस का कंप्लीशन कर चुके हैं। द डीकोड इनिशिएटिव तो आइसलैंड ने 1996 में शुरू किया था, जहाँ पर इसने अपनी पॉपुलेशन की जेनेटिक स्टडीज़ करना शुरू किया था।
द डीकोड एफर्ट कंसिडरेबली इम्प्रूव्ड आवर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पर डिजीज़ का जेनेटिक क्या होता है, यूटिलिटी ऑफ सच डेटा क्या है रिस्क असेसमेंट में। तो जीनोम सीक्वेंसिंग हमें इस तरीके से फ़ायदा पहुँचाता है। द मेरिट ऑफ पॉपुलेशन स्केल एफर्ट्स, तो इंडीड वन ऑफ द फर्स्ट सच वॉज द यूकेज 100K जीनोम प्रोजेक्ट, एंड इसके अलावा इंडिया का भी है जिसमें यहाँ पर नाम मेंशन है कि इंडिया का क्या है। अ पायलट प्रोग्राम फॉर पॉपुलेशन जीनोम्स इन इंडिया नेम्ड इंडीजेन, तो ये अर्ली व्यू देता है ऑफ मोर देन 1000 जीनोम्स ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम कॉस्मोपॉलिटन एरियाज इन इंडिया। तो जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है, डिकोड प्रोजेक्ट यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है मीथेन। तो मीथेन का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा होता है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर में उतने टाइम तक नहीं रहती है जितने टाइम तक CO2 रहती है। तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सिस्टेंट कम है लेकिन पोटेंट ज़्यादा है। तो मीथेन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट्स मॉलिक्यूल जो कि CH4 होता है, 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन के एटम होते हैं। इट्स इन द न्यूज़ ऑफ लेट क्योंकि ये पोटेंट क्लाइमेट पोल्यूटेंट है। जब क्लाइमेट टॉक्स की बात होते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कम करने की बात करते हैं एंड साथ में मीथेन एमिशंस को कम करने की भी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल मीथेन प्लेज साइन हुई थी, लेकिन इंडिया ने 2 ग्लोबल मीथेन प्लेज को साइन नहीं किया था। At the ongoing COP28 climate talks in the UAE, for example, a group of well-endowed philanthropic bodies, including the Sequa Climate Foundation, तो उन्होंने बोला है कि हम $450 मिलियन देने वाले हैं मीथेन एमिशंस को टैकल करने के लिए। तो एक फैक्ट आपको याद रखना है कि मीथेन का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है ये CO2 से ज़्यादा होता है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि किसका कितना ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। तो डेटा नहीं याद रखना है किसका कितना है। फॉर एग्जांपल इफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ अ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 100/1, तो मीथेन का 28 है, नाइट्रस ऑक्साइड का 265 है एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड का 23,500 है। कार्बन डाइऑक्साइड सेवरल डेकेड्स तक रहती है, लेकिन जो मीथेन होता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है इन अ मैटर ऑफ ईयर्स, जिसकी वजह से ये एक शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट है। तो आज की न्यूज़पेपर में इतना ही था। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप या कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।